हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में जैसे जैसे अमेरिका और इजराइल कमज़ोर हो रहे हैं, उसी रफ्तार से उनकी साजिशें भी बढ़ती जा रही हैं। इराक़ से अमरीकी फ़ौजियों की वापसी की तारीख़ जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वहाँ टेररिस्ट हमले तेज़ हो रहे हैं। बसरा में कल ही एक बड़ा टेररिस्ट हमला हुआ है, जिसमें 4 लोगों के मारे जाने और दर्जनों लोगों के ज़ख्मी होने की खबर है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इस हमले में 16 लोग मारे गए हैं। इससे पहले बगदाद में दाइश टेररिस्ट के ठिकाने से बड़ी मिकदार में गोला बारूद बरामद किया गया था। अब तक मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब और तुर्की जैसे मुल्कों ने सीरिया और इराक़ के ख़िलाफ़ सीधे जंग शुरू करने के बजाय दाइश और कई और टेररिस्ट ग्रुप्स के ज़रिए दोनों मुल्कों के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रची थी। दाइश ने दोनों मुल्कों में 2011 के बाद बड़े इलाकों पर कब्ज़ा और बेगुनाहों का कत्लेआम किया था। जनवरी 2020 में बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराक़ के हश्द शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस के अमरीकी ड्रोन हमलों से कत्ल के बाद इराक़ में अमेरिका से बढ़ती हुई नफ़रत और उसकी फ़ौज को बाहर किए जाने की मांग में शिद्दत बढ़ गई थी। अमेरिका की कोशिश है कि किसी तरह से इराक़ में उसकी फ़ौज बाकी रह जाए ताकि उसकी साजिशें जारी रह सकें। अब वहाँ से अमेरिकी फ़ौज की वापसी की तारीख़ नज़दीक आने के साथ साथ टेररिस्ट हमले बढ़ रहे हैं। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। यूट्यूब के एनालिटिक्स से हमें मालूम हुआ है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अब भी व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार करते हैं। इससे हमारे चैनल की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आप आज ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज इराक़ से बड़ी खबर है कि मुल्क के साउथ के शहर बसरा में हुए एक बम धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई है और कई ज़ख्मी हो गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक 4 लोग मारे गए हैं, जबकि इराक़ की सोर्सेज ने मरने वालों की तादाद 16 बताई है। बसरा में इस शिद्दत का टेररिस्ट हमला काफ़ी मुद्दत के बाद हुआ है। बसरा शहर 2003 जंग के दौरान भी काफ़ी हद तक नॉर्मल था। उस वक्त मैं खुद बसरा में कई बार गया था। 2003 के बाद वहाँ के हालात बगदाद से कहीं बेहतर रहते रहे हैं। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इराक़ के सीनियर सिक्योरिटी अफसर का कहना है कि हो सकता है कि बसरा में हुआ हमला दाइश के टेररिस्ट ने अंजाम दिया हो। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बसरा के सेंटर में ट्यूसडे को गोला बारूद से भरी एक मोटरसाइकिल में धमाका हो गया। इस धमाके के नतीजे में 2 और गाड़ियों को आग लग गई और आसमान में काले धुएं का एक बड़ा गोला देखा गया। बसरा के गवर्नर असद अल ईदानी ने धमाके की जगह का दौरा करके अखबार वालों को बताया कि इस हमले में इस्लामिक स्टेट यानी दाइश के टेररिस्ट मुलव्विस थे। अल ईदानी ने कहा कि दाइश बसरा में सिक्योरिटी की हालत को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कामयाब नहीं होगा। आपको बता दूं कि 2 हफ्ते पहले ही इराक़ की वॉलंटरी फोर्स हश्द शाबी ने कहा था कि दयाला सूबे में होने वाले बम धमाके में टास्क फोर्स के 6 जवान ज़ख्मी हो गए हैं। उस वक्त अल मालूमा न्यूज़ एजेंसी ने हश्द शाबी के कमांडर अहमद अल अज़ावी के हवाले से बताया था कि यह बम धमाका बाकुबा के नॉर्थ ईस्ट इलाके अल इबारा में टास्क फोर्स के जवानों के रास्ते में हुआ था। 27 नवंबर को यह धमाका ऐसे वक्त में हुआ था जबकि 25 नवंबर को ही दाइश की टेररिस्ट सरगर्मियों को नाकाम बनाते हुए हश्द शाबी ने बगदाद के साउथ के इलाके में दाइश के हथियारों के 3 गोदामों का पता लगाया था, जिसमें भारी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए थे। उस वक्त रिपोर्ट में बताया गया था कि दाइश बगदाद में बड़ी टेररिस्ट सरगर्मियां अंजाम देने का प्लान बना रहा है। आपको बता दूं कि 2017 में इराक़ी सिक्योरिटी फोर्सेज ने हश्द शाबी और ईरान की मदद से दाइश को नाकाम किया था, लेकिन इराक़ के कुछ सूबों में बचे कुचे दाइश के टेररिस्ट अब भी सरगर्म हैं। एक और रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकियों ने अल अंबार सूबे में मौजूद अपनी छावनी ऐनुल असद की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इराक़ी सिक्योरिटी सोर्सेज ने अल मालूमा खबरों की वेबसाइट को बताया है कि ऐनुल असद एयरबेस के आसमान पर अमेरिका के जंगी जहाज़ और ड्रोन उड़ाने भर रहे हैं।
کہا جا رہا ہے کہ عراق سے امریکی فوجیوں کے نکلنے کی تاریخ نزدیک آنے کی وجہ سے عین الاسد چھاونی کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ عراقی پارلیمنٹ میں 5 جنوری 2020 کو پاس ہونے والے ریزولوشن کی بنیاد پر امریکہ کے فوجیوں کو 2021 کے آخر تک یعنی اسی دسمبر کے آخر تک عراق سے نکل جانا ہوگا۔ اسی سال جولائی میں عراق کے پرائم منسٹر مصطفیٰ الکاظمی نے واشنگٹن میں امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن سے ملاقات کی تھی، جس کے بعد کہا گیا تھا کہ اس سال کے آخر تک یعنی 31 دسمبر کے بعد امریکی فوجی ملک میں کوئی لڑاکا کارروائی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد امریکی فوجی عراقی فوجیوں کو ٹریننگ دیں گے اور خفیہ انفارمیشن کا لین دین کرنے کے لیے باقی رہیں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا تھا کہ امریکی ایئر فورس عراقی فوج کی ضرورت پڑنے پر مدد بھی جاری رکھے گی، لیکن بعد میں ایسی خبریں آئی تھیں کہ اب امریکہ اپنے سبھی فوجی دسمبر کے آخر تک عراق سے نکال لے گا۔ لیکن اسی بیچ کل ہی واشنگٹن سے ایک رپورٹ آئی تھی جس میں بتایا گیا ہے کہ فورن منسٹری کا ایک سابق ڈپلومیٹ ڈیوڈ شنکر نے بتایا ہے کہ عراق میں موجود امریکی فوجی 2021 کے بعد بھی وہاں باقی رہیں گے۔ اس نے کہا ہے کہ امریکی سرکار اپنے فوجیوں کو ابھی عراق سے نکالنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ ڈیوڈ شنکر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عراق میں حالیہ دنوں میں ہونے والے ٹیررسٹ حملوں کی وجہ سے امریکی فوجی عراق میں ہی بنے رہیں گے اور وہاں سے نہیں جائیں گے۔ عراق کے بصرہ شہر میں ہوئے دھماکے کے بارے میں حشد الشعبی کا حصہ سمجھے جانے والے نجبہ موومنٹ کے لیڈر شیخ علی الاسدی نے کہا ہے کہ بصرہ کے ایک اسپتال کے نزدیک ہوئے دھماکے میں کم سے کم 16 لوگ مارے گئے ہیں اور دسیوں زخمی ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک سے امریکی فوجیوں کی واپسی کی تاریخ نزدیک آنے کے ساتھ ہی ٹیررسٹ سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں اور بصرہ کا واقعہ ملک کی خفیہ ایجنسیوں کی کمزوری ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے عراق سے امریکی فوجیوں کی واپسی کی آخری تاریخ نزدیک آ رہی ہے، ٹیررسٹ حملوں کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ نجبہ موومنٹ کے سربراہ شیخ اسدی کا کہنا ہے کہ عراق میں باقی رہنے کے لیے امریکی سرکار داعش کے خلاف کارروائی کو ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حالانکہ داعش کو خود امریکہ نے بنایا ہے تو پھر اس سے ٹکراؤ کس بات کا۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ ہم نے 11 نومبر کو ایک رپورٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ عراقی فوج کے اسپوکس پرسن جنرل تحسین الخفاجی نے بتایا تھا کہ باقی بچے امریکی فوجی 15 دن میں عراق سے نکل جائیں گے۔ عراق سے امریکی فوجیوں کے باہر نکلنے کی کارروائی طے شدہ پروگرام کے مطابق جاری ہے اور اب الانبار صوبے میں عین الاسد چھاونی میں محدود تعداد کے علاوہ ملک بھر میں کہیں بھی امریکی فوجی موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے ساتھ ہی بتایا تھا کہ عراق سے امریکہ کے زیادہ تر لڑاکا فوجی نکل چکے ہیں، صرف کچھ صلاح کار اور خفیہ محکمے میں کام کرنے والے باقی بچے ہیں۔ عراقی فوج کے اسپوکس پرسن جنرل خفاجی نے یہ بھی بتایا تھا کہ غیر ملکی فوجیوں سے ہتھیار اور ایکوپمنٹ لینے کے لیے بھی ٹائم ٹیبل طے کر دیا گیا ہے، لیکن اسی دن واشنگٹن سے پینٹاگن کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ 31 دسمبر کے بعد بھی کچھ امریکی فوجی عراق میں موجود رہیں گے۔ عراقی فوج کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا تھا جبکہ حشد الشعبی کے تال میل کمیٹی نے اعتراض کیا تھا کہ عراق سے امریکی فوجیوں کے باہر نکلنے کے آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ نومبر کے شروع میں ہی امریکی نیوز ویک میگزین نے پینٹاگن کی اسپوکس پرسن جیسیکا میکنالٹی کے حوالے سے خبر دی تھی کہ امریکہ کے کامبیٹ فوجی 31 دسمبر کے بعد بھی عراق میں موجود رہیں گے۔ نیوز ویک نے یہ بھی بتایا تھا کہ امریکہ سے عراقی سرکار کی غیر ملکی فوجیوں کو باہر نکالنے کے معاملے پر اب تک کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، لیکن امریکہ اس کے لیے اب بھی تیار نہیں ہو رہا۔ نومبر کے شروع میں عراقی سورسز کے حوالے سے پارس ٹوڈے نے بتایا تھا کہ جیسے جیسے ملک سے امریکی فوجیوں کی واپسی کی تاریخ نزدیک آ رہی ہے، ویسے ویسے ملک کے اندرونی معاملوں میں امریکی دخل اندازی بھی بڑھتی جا رہی ہے، جس کا مقصد عراق میں سیاسی گڑبڑی پیدا کرنا ہے۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ 8 نومبر کو بغداد کے گرین زون میں پرائم منسٹر مصطفیٰ الکاظمی کے گھر پر ڈرون سے حملہ کیا گیا تھا، جس کے بارے میں بعد میں عراقی میڈیا نے رپورٹ دی تھی کہ حملہ ور ڈرون گرین زون میں ہی موجود امریکی ایمبیسی سے ہی اڑایا گیا تھا۔
कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका अब भी अलग अलग बहानों से इस कोशिश में है कि इराक़ में उसके फ़ौजी बाकी रह सकें, लेकिन दूसरी तरफ इराक़ की आवाम और वहाँ की सियासी पार्टियाँ अमेरिकी फ़ौजियों की फ़ौरन वापसी के लिए आवाज़ उठा रही हैं। इराक़ के कई रेजिस्टेंस ग्रुप कह चुके हैं कि अगर तय वक्त पर अमेरिकी फ़ौजी मुल्क से वापस नहीं गए तो वे फिर उनको ज़बरदस्ती निकाल देंगे। आपको याद दिला दूं कि अमेरिकी फ़ौजी 2003 में जंग के मौके पर वहां आए थे, उसके बाद 2011 में वो पूरी तरह से वापस चले गए थे। लेकिन 2011 के बाद में दाइश की सरगर्मियां बढ़ने के बाद आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के बहाने अमेरिकी फ़ौजें इराक़ में वापस आ गई थीं। इस वक्त ज़्यादातर अमेरिकी फ़ौजी इराक़ के अल अंबार सूबे के ऐनुल असद छावनी में मौजूद हैं। इसी छावनी पर जनवरी 2020 में कमांडर कासिम सुलेमानी के कत्ल के जवाब में ईरान ने कई मिसाइल दागे थे और ये ऐलान किया था कि ये सिर्फ एक झलक है और जनरल सुलेमानी के खून का असली बदला लेना अभी बाकी है। ईरान की तरफ से किए गए इस हमले के फ़ौरन बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि सब कुछ ठीक है और किसी अमेरिकी फ़ौजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन बाद में पेंटागन ने धीरे धीरे इस हमले से होने वाले नुकसान के आंकड़े जारी किए थे। आपने देखा कि इराक़ की सियासी जमातें और रेजिस्टेंस ग्रुप्स ये बात खुलकर और साफ तरीके से कह रहे हैं कि जैसे जैसे अमेरिकी फ़ौज की वापसी की तारीख नज़दीक आ रही है, वहाँ टेररिस्ट हमले बढ़ रहे हैं। उनका सीधा इल्ज़ाम अमेरिका की तरफ से टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट दिए जाने और हमलों के लिए कहे जाने की तरफ है। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या अफ़गानिस्तान की तरह अमेरिकी फ़ौज इराक़ छोड़ती है या किसी भी साजिश के तहत आतंकी हमलों के बहाने फिर से इराक़ी हुकूमत से अपनी फ़ौजों के वहाँ रखने का रास्ता हमवार करती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।